जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 16। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करें, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगर आप दैनिक कार्यों में भी कुछ करते हैं तो वहाँ भी आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती ही होगी। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को जो हमारा सामने है चैप्टर नंबर 16 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी टॉपिक है उन सभी का ऑपरेशन करके समझेंगे, जो किस तरह से इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस चैप्टर को, जो कि है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और सबसे पहला टॉपिक जो है वह है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का परिचय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है एकल उपयोगकर्ता यानी सिंगल यूजर के लिए बनाया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः पीसी में किया जाता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा ग्राफिकल आइकन के प्रयोग से सुविधाजनक प्रोग्राम क्रियान्वयन, उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच बेहतर समन्वय तथा मल्टीमीडिया आदि की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक साथ कई विंडो खोल सकते हैं तथा उनमें अलग अलग कार्य संपादित कर सकते हैं। माउस या कीबोर्ड की सहायता से एक विंडो से दूसरे विंडो में आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्य समझते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर स्क्रीन पर आयताकार बॉक्स उपस्थित होता है जो सूचनाओं और प्रोग्राम को दर्शाता है। इस आयताकार बॉक्स को कंप्यूटर में घुसने की खिड़की यानी विंडो नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए विंडोज का विकास हम लोग समझते हैं, जो किस तरह से विंडोज का विकास हुआ है। ठीक है, तो 1980 के दशक में जेरोक्स कॉरपोरेशन नामक कंपनी द्वारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया गया, परंतु ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर द्वारा विकसित मैकिन्टोश कंप्यूटर द्वारा मिली। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज 1 वर्ष 1985 में जारी किया गया। कंप्यूटर में किसी पुराने सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को नए संस्करण में बदलना अपग्रेड कहलाता है। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित जो है कुछ अन्य लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम तथा उन्हें जारी करने का वर्ष जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, विंडोज 3.0 जो है वह वर्ष 1990 में आया था। ठीक है, विंडोज 95 जो है वो हमारा वर्ष 1995 में आया था। विंडोज 98 जो है वो हमारा वर्ष 1998 में आया था। विंडोज एमई जो है वह वर्ष 2000 में आया था। एमई मतलब मिलेनियम। ठीक है, विंडोज एक्सपी हमारा वर्ष 2004 में आया था। ठीक है, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। विंडोज विस्टा का मतलब विंडोज विस्टा जो है यह 2007 में आया था, और विंडोज 7 हमारा 2009 में आया था, और विंडोज 10 जो है 2015 में आया था। ठीक है, चलिए विंडोज की कुछ शब्दावलियां को हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग GUI बोलते हैं। तो यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच तस्वीर, रेखा चित्र तथा आइकन यानी पिक्चर, ग्राफिक एंड आइकन के माध्यम से अंतर संबंध यानी इंटरफेस स्थापित करने की प्रक्रिया है। GUI में कमांड्स और इंस्ट्रक्शन का आइकन देखकर आसानी से समझा जा सकता है, अतः इसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कहते हैं। कंप्यूटर पर उपस्थित आइकन को माउस द्वारा क्लिक कर वांछित निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइकन को समझते हैं। आइकन क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों के समूह या ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आइकन कहते हैं।
आइकन किसी प्रोग्राम, कमांड या इंस्ट्रक्शन का त्रिविमीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आइकन प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए शॉर्टकट होते हैं जिन्हें माउस द्वारा निर्देश देकर वांछित कार्य कराया जा सकता है। ये आइकन प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को दर्शाते हैं। आइकन के नीचे प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है। इसमें निर्देश देने के लिए कमांड याद रखने या टाइप करने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो विंडोज सॉफ्टवेयर में किसी फाइल, फोल्डर या सूचना या प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट का नाम जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। जो वो क्या होता है? तो कीबोर्ड पर स्थित बटन जो विकल्प के रूप में एक या अधिक कैरेक्टर को निरूपित करता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। जैसे वाट या स्टार। क्वेश्चन मार्क जहां एक कैरेक्टर को निरूपित करता है, वहीं एस्टरिस्क एक या अधिक कैरेक्टर को जो है निरूपित करता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आइकन से संबंधित फाइल को खोलने के लिए माउस द्वारा 2 बार लेफ्ट क्लिक यानी डबल क्लिक या राइट क्लिक प्लस ओपन या लेफ्ट क्लिक प्लस इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए सक्रिय विंडो के बारे में हम लोग जानते हैं। जो सक्रिय विंडो क्या होता है, जिसको हम लोग एक्टिव विंडो के नाम से भी जानते हैं। तो विंडो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई विंडो एक साथ खोले जा सकते हैं, पर उनमें से कोई एक ही किसी एक समय में सक्रिय होता है, जिसे एक्टिव विंडो कहते हैं। उपयोगकर्ता कोई भी आदेश या निर्देश केवल सक्रिय विंडो को ही दे सकता है। हालांकि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग का कार्य सभी विंडो में चलता रहता है। जो विंडो एक्टिव होता है उसका टाइटल बार गहरे रंग का होता है, जबकि अन्य विंडो का टाइटल बार हल्के रंग का होता है। ठीक है, टास्क बार पर बने आइकन या विंडो के किसी भाग में क्लिक कर विंडो को एक्टिव बनाया जा सकता है। टैब बटन के सहारे भी एक्टिव विंडो को बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए प्लग एंड प्ले समझते हैं। जो प्लग एंड प्ले क्या होता है? तो यह विंडोज सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है। इसमें कंप्यूटर किसी नए जोड़े गए हार्डवेयर की स्वतः पहचान यानी डिटेक्ट करता है तथा उसे उपयोग के लायक बनाता है। इससे नए हार्डवेयर लगाने पर कंप्यूटर पुनः स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए डिफ़ॉल्ट के बारे में समझते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? तो किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में स्थित विकल्पों में से कोई एक विकल्प पूर्व निर्धारित होता है और स्वतः चुन लिया जाता है। इसे डिफ़ॉल्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, विकल्पों में से किसी अन्य विकल्प का चयन कर डिफ़ॉल्ट को बदला जा सकता है। ठीक है, फाइल तथा फाइल फोल्डर को समझते हैं। जो क्या होता है? तो द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित किए गए डाटा के समूह को जो है फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में किसी प्रकार के डाटा को फाइल में संग्रहित किया जा सकता है। फाइलों को फोल्डर में रखकर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। किसी फोल्डर में कई सब फोल्डर या फाइल रखे जा सकते हैं। कंप्यूटर में फाइल व फोल्डर को रखने की व्यवस्था फाइल मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, फाइल तथा फोल्डर को आइकन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइकन के नीचे उस फाइल या फोल्डर का नाम भी लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अब फाइल नेम हम लोग समझते हैं। फाइल नेम क्या होता है? तो प्रत्येक फाइल को विशेष पहचान देने के लिए यूजर द्वारा फाइल को जो नाम दिया जाता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। विंडोज प्रोग्राम में फाइल नाम जो है 255 कैरेक्टर तक हो सकता है, जिसमें अंक, अक्षर तथा खाली स्थान हो सकते हैं, पर विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फाइल नाम में 2 भाग होते हैं। पहला भाग फाइल का नाम होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। दूसरा भाग फाइल एक्सटेंशन कहलाता है जो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा फाइल को सेव करने पर कंप्यूटर द्वारा स्वतः दिया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रचलित एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन नाम है उसको समझते हैं। जैसे हमारा .exe वो एक्जीक्यूटेबल फाइल के लिए है। .doc वो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल के लिए है। ठीक है,
.dat ये हमारा डाटा फाइल के लिए है। .txt ये हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए है। .hlp ये हमारा हेल्प फाइल के लिए है। .xls ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए है। .jpg ये हमारा jpeg ग्राफिक्स फाइल के लिए है। .bas हमारा बेसिक प्रोग्राम फाइल के लिए है। .bak हमारा बैकअप डाटा फाइल के लिए है, ठीक है। .web जो हमारा है WAV वह साउंड वेब फाइल के लिए है। .html जो है हमारा वेब टेक्स्ट पेज है, ठीक है। .pdf जो है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन का नाम जो है डॉट के बाद दिया जाता है तथा 3 अक्षरों का होता है। यह फाइल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फाइल की पहचान करता है, ठीक है। चलिए विंडोज के भाग को हम लोग समझते हैं। अध्ययन की दृष्टि से विंडोज को निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला जो है वह है डेस्कटॉप। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वह भाग जो सॉफ्टवेयर खोलने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है डेस्कटॉप कहलाता है। यह कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र है जहां प्रोग्राम, आइकन, मेन्यू तथा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। डेस्कटॉप पर किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम का शॉर्टकट आइकन बनाया जा सकता है जिसे डबल क्लिक कर सीधे उस फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पर ये जो हमारा दिख रहा है, डेस्कटॉप का साइज हमारा कुछ इसी तरह का रहता है। कुछ हमारे आइकन भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह का हमारा डेस्कटॉप का होम पेज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप पर उपस्थित कुछ प्रमुख भाग है, ठीक है। जैसे हमारा माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई नेटवर्क प्लेस, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल एंड फोल्डर, ये सभी कुछ जो है प्रमुख भाग हैं जो डेस्कटॉप पर उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। चलिए माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट को समझते हैं जो क्या होता है। तो यह एक फोल्डर है जो उपयोगकर्ता द्वारा तैयार फाइल या डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित रखने तथा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता द्वारा सेव किए गए सभी फाइल स्वतः इसी फोल्डर में रखे जाते हैं जब तक किसी अन्य फोल्डर का चयन न किया जाए। यह सभी डॉक्यूमेंट की सूची भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए माई कंप्यूटर को समझते हैं। माई कंप्यूटर क्या होता है? तो यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं तथा हार्डवेयर आदि का लिस्ट प्रदर्शित करता है। यह डिस्क ड्राइव, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर आदि के आइकन भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। माई नेटवर्क प्लेसेस को समझते हैं। इसमें कंप्यूटर से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को दर्शाया जाता है जिनसे डाटा व सूचना का आदान प्रदान व संसाधनों का साझा उपयोग संभव है, ठीक है। चलिए रिसाइकिल बिन के बारे में समझते हैं। यहाँ उपयोग के दौरान कंप्यूटर से हटाई यानी डिलीट की गई फाइलें अस्थायी तौर पर रहती है। आवश्यकता पड़ने पर डिलीट की गई फाइल को कंप्यूटर से पूरी तरह नष्ट करने के लिए एम्प्टी रिसाइकिल बिन द्वारा रिसाइकिल बिन को खाली किया जाता है, ठीक है। चलिए टास्क बार को समझते हैं। टास्क बार क्या होता है? तो यह विंडोज डेस्कटॉप के सबसे नीचे स्थित पतली पट्टी है। इस पर स्टार्ट बटन, वर्तमान में चालू प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एक बटन, घड़ी तथा कुछ अन्य शॉर्टकट आइकन रहते हैं। टास्क बार का प्रयोग कर खुले हुए प्रोग्रामों के एक विंडो से दूसरे विंडो में आसानी से जाया जा सकता है। यदि किसी विंडो को हम मिनिमाइज करते हैं तो वह डेस्कटॉप से हट जाता है परंतु टास्क बार पर दिखाई देता है। टास्क बार पर वर्तमान तिथि और समय यानी डेट एंड टाइम तथा चालू प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट का नाम जो है वह प्रदर्शित होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट मेनू को समझते हैं। स्टार्ट मेनू क्या होता है? तो टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन रहता है जिसे क्लिक कर स्टार्ट मेनू खोला जा सकता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने तथा विभिन्न प्रोग्राम या एप्लीकेशन को आरंभ करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर में उपस्थित सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम व सुविधाओं की सूची जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। स्टार्ट मेनू में दिखने वाले कुछ मुख्य विकल्प होते हैं जैसे टर्न ऑफ कंप्यूटर।
यह टर्न ऑफ कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स खोलता है जो कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड में लाने, बंद करने या पुनः स्टार्ट यानी रीस्टार्ट करने के लिए जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है। लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं क्या होता है। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा कार्य समाप्त कर बाहर आने तथा अपनी विशेष सेटिंग को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा व्यक्ति लॉग ऑन कर अपनी सेटिंग खोल सकता है। ठीक है। तीसरा जो हमारा है वह है रन। तो किसी सॉफ्टवेयर को चलाने या नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है रन कमांड का। ठीक है। चलिए हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में समझते हैं। तो किसी विशेष टॉपिक पर सहायता या जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है। सर्च के बारे में समझते हैं। तो कंप्यूटर पर स्थित फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए जो है हम लोग सर्च का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए सेटिंग के बारे में समझते हैं। सेटिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर के सेटिंग में बदलाव किए जा सकने वाले कार्यों की सूची कंप्यूटर के फंक्शन तथा अपीयरेंस को तय करने, प्रोग्राम जोड़ने या हटाने, ऐड रिमूव प्रोग्राम नेटवर्क से जोड़ने आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। तो हाल ही में प्रयोग किए गए दस्तावेजों की सूची प्रदान करता है। ठीक है। चलिए फेवरेट क्या होता है। तो उपयोगकर्ता द्वारा फेवराइट फोल्डर में डाले गए फाइलों की सूची जो है वह प्रदान करता है। ठीक है। प्रोग्राम क्या है। तो कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्रामों की सूची दिखाता है जिन्हें इच्छा अनुसार चालू किया जा सकता है। जब कंप्यूटर में कोई अन्य प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह प्रोग्राम मेन्यू में स्वतः जुड़ जाता है। ठीक है। चलिए टाइटल बार के बारे में समझते हैं। टाइटल बार क्या होता है। तो यह विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी है। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा रहता है। सक्रिय यानी एक्टिव विंडो के टाइटल बार का रंग गहरा जबकि निष्क्रिय विंडो के टाइटल बार का रंग हल्का होता है। टाइटल बार के बाएं कोने पर विंडोज को न्यूनतम यानी मिनिमाइज, अधिकतम, मैक्सिमाइज और रीस्टोर तथा बंद यानी क्लोज करने के बटन होते हैं। ठीक है। न्यूनतम बटन से यानी मिनिमाइज बटन से विंडो डेस्कटॉप से हटाकर टास्क बार पर एक बटन के रूप में जो है वह आ जाता है। ठीक है। अधिकतम मैक्सिमाइज बटन से विंडो पूरी स्क्रीन के बराबर हो जाती है। अब यह बटन रीस्टोर बटन के रूप में बदल जाता है जिसे क्लिक कर विंडो को पुराने आकार में लाया जा सकता है। बंद यानी क्लोज बटन से खुले प्रोग्राम के कार्य को समाप्त कर विंडो बंद किया जा सकता है। क्लोज बटन को दबाने पर सेव और सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है जिसके बाद विंडो जो है वह बंद हो जाता है। ठीक है। चलिए स्क्रॉल बार को समझते हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है। तो अगर विंडो में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में। तो इससे सूचना को ऊपर नीचे खिसकाया जाता है। ठीक है। ये हमारा वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्क्रॉल बार जो है इससे सूचना को दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है। ठीक है। यानी वर्टिकल में हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। इधर भी। और हॉरिजॉन्टल में हम लोग नीचे से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रॉल बार में एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे एलिवेटर कहते हैं। इसे माउस द्वारा खींचकर सूचना को आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है। एलिवेटर के दोनों ओर तीर के चिन्ह ठीक है के साथ एक वर्गाकार बॉक्स होता है जिसे स्क्रॉल बटन कहते हैं। इस पर क्लिक कर सूचना को तीर की दिशा में खिसकाया जा सकता है। ठीक है। चलिए टूल बार को समझते हैं। टूल बार क्या होता है। तो विंडो में टाइटल बार के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिस पर उस प्रोग्राम में अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले आदेशों का आइकन बना रहता है। ठीक है। इसे हम लोग टूल बार कहते हैं। टूल बार के बटन या आइकन उस कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं जो प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। टूल बार में बटनों को आवश्यकता अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है।
चलिए मेनू बार को समझते हैं। मेनू बार क्या होता है हमारा, तो टाइटल बार के नीचे एक पतली पट्टी जिसमें कई प्रोग्राम, फाइल, विकल्पों या आदेशों की सूची बनी रहती है, जिसमें से किसी एक का चयन कर उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है। मेनू बार के विकल्प प्रोग्राम के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टेटस बार के बारे में समझते हैं। तो यह टास्क बार के ठीक ऊपर अवस्थित होता है तथा डॉक्यूमेंट में पेज, सेक्शन, लाइन तथा कॉलम के हिसाब से कर्सर की स्थिति बताता है। ठीक है, चलिए मेन्यू के बारे में समझते हैं। मेन्यू क्या होता है, तो यह विकल्पों या आदेशों की सूची यानी लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑफ ऑप्शन है, जिसमें से किसी एक का चयन किया जा सकता है। मेन्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल और ड्रॉप डाउन मेन्यू, दूसरा होता है पुल अप मेन्यू। चलिए पहला समझते हैं पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में। तो किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेन्यू उस विषय के नीचे प्रदर्शित होता है। ठीक है, और पुल अप मेन्यू में क्या होता है, तो किसी विषय को क्लिक करने पर यह उस विषय के ऊपर प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, किसी मेन्यू या उसके विकल्प को दो तरीकों से खोला जा सकता है। पहला तो है जो विकल्प माउस द्वारा क्लिक करे, और दूसरा जो है वह अल्ट बटन के साथ विकल्प रेखाचित अंडरलाइंड अक्षर दबाने पर, जैसे व्यू मेन्यू खोलने के लिए अल्ट भी। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्य को समझते हैं। मेन्यू का यह नाम होटल में प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तिका से लिया गया है, जिसमें व्यंजनों की सूची जो है दर्शाई जाती है। ठीक है, मेन्यू में प्रयुक्त कुछ संकेत है, चलिए उसको जानते हैं हम लोग। जिसमें पहला है त्रिभुज, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। मेन्यू के किसी विकल्प के दाईं ओर बना काला त्रिकोण सब मेन्यू या कैस्केडिंग मेन्यू को बताता है। माउस को उस विकल्प पर लाकर सब मेन्यू सक्रिय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए लोप चिन्ह को समझते हैं। इलिप्सिस क्या होता है, तो यह किसी विकल्प के बाद तीन छोटे बिंदुओं के रूप में रहता है। यह दर्शाता है कि इस विकल्प को सक्रिय करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें कुछ सूचनाओं को भरना या चुनना होगा। ठीक है, तीसरा है हमारा डॉट। विकल्प के सामने एक बड़ा काला बिंदु, यह दर्शाता है कि उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक को ही चुना जा सकता है। चुने गए बिंदु के बाईं ओर डॉट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही का निशान, ठीक है, चेक मार्क रहता है। चलिए किसी विकल्प से पहले यह चिन्ह बताता है कि वह विकल्प सक्रिय है। विकल्प को क्लिक कर उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। ठीक है, हल्का विकल्प यानी ग्रेड ऑप्शन क्या होता है, तो किसी विकल्प का हल्का रंग यह बताता है कि किसी कारणवश ये विकल्प सक्रिय नहीं किए जा सकते हैं। जैसे पेस्ट विकल्प तभी सक्रिय होगा जब पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड में कोई सामग्री हो। ठीक है, चलिए बटन संयोग के बारे में समझते हैं, की कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट बटन के बारे में। तो कीबोर्ड पर कार्य करते समय बार बार माउस के प्रयोग की असुविधा से बचने के लिए मेन्यू के किसी विकल्प को कीबोर्ड से चुना जा सकता है, जिसे शॉर्टकट बटन कहते हैं। यह शॉर्टकट बटन मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों के सामने छपा रहता है। जैसे ओपन विकल्प को कंट्रोल ओ बटन दबाकर सक्रिय जो है किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्य को समझते हैं। तो किसी फाइल को अस्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन से भेजे बिना डिलीट करने के लिए शिफ्ट डेल बटन का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए डायलॉग्स बॉक्स को समझते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, तो डायलॉग बॉक्स जो है जो कुछ इस तरह का हमारा रहता है। ठीक है, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं डिस्प्ले पे, कुछ इस तरह का हमारा डायलॉग बॉक्स रहता है, जिसमें मार्जिन, पेपर लेआउट, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, गटर पोजीशन, पोर्टलैंड ओरिएंटेशन, ये सभी ऑप्शन वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। चलिए समझते हैं पहले डायलॉग बॉक्स को। ठीक है, तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम का एक विंडो है जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करता है। यह उपयोगकर्ता को कोई सूचना देता है या सावधान यानी अलर्ट करता है, या किसी कार्य के लिए इसका उत्तर या निर्णय, रिस्पॉन्स और डिसीजन मांगता है।
इसे प्रमोट डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए दिए गए विकल्पों के आधार पर ओके या कैंसिल बटन दबाना पड़ता है, जो उपयोगकर्ता के उत्तर या निर्णय की पुष्टि जो है करता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स तब खुलता है जब किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपयोगकर्ता से और अधिक सूचना लेनी होती है या उसे किसी परिणाम की सूचना जो है देनी होती है। ठीक है, इसके टाइटल बार में डायलॉग बॉक्स का नाम, बंद करने का क्लोज बटन तथा सहायता बटन, हेल्प बटन जो है वह रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं डायलॉग बॉक्स के भाग के बारे में, जो कितने पार्ट होते हैं डायलॉग बॉक्स के। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स के निम्नलिखित में से कुछ या सभी हो सकते हैं। ठीक है, इसके पार्ट, पहला हमारा है आदेश यानी कमांड। यह एक आयताकार बॉक्स होता है जिस पर आदेश का नाम लिखा रहता है, जैसे ओके, कैंसिल, हेल्प आदि। ओके बटन से डायलॉग बॉक्स चुने गए विकल्पों को संपादित कर बंद होता है। कैंसिल से वह बिना कोई कार्य किए बंद हो जाता है। कुछ आदेश बटन के साथ लोप चिन्ह यानी 3 डॉट होता है, जिसे दबाने पर एक अन्य डायलॉग बॉक्स जो है वह खुल जाता है। दूसरा है हमारा विकल्प बटन यानी ऑप्शन बटन या रेडियो बटन। ये बटन डायलॉग बॉक्स के कई विकल्पों में से किसी एक को चुनने की सुविधा देते हैं। विकल्प के साथ बने गोल बटन में एक बड़ा बिंदु डॉट चयनित विकल्प को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा हमारा है हेल्प बटन। यह टाइटल बार के दाएं कोने पर रहता है। इसे क्लिक करने से एक प्रश्नवाचक चिन्ह माउस पॉइंटर के साथ जुड़ जाता है। इसे किसी वस्तु पर क्लिक करने से उसके संबंध में सहायता सूचना एक अन्य डायलॉग बॉक्स में दिखाई पड़ता है। ठीक है, चेक बॉक्स के बारे में समझते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है, तो इसमें उपलब्ध विकल्प के साथ एक चौकोर बॉक्स होता है, जिसे क्लिक कर एक या अधिक विकल्पों को एक साथ चयनित किया जा सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में समझते हैं क्या होता है, तो इस तरह के बॉक्स में वांछित सूचनाएं टाइप या उपलब्ध विकल्पों में से चयनित कर भरी जा सकती है। कुछ टेक्स्ट बॉक्स में पहले से ही कुछ सूचनाएं भरी हो सकती है, जिसे डिफॉल्ट टेक्स्ट कहते हैं। नई सूचना टाइप करके या डिलीट या बैक स्पेस बटन द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, लिस्ट बॉक्स के बारे में समझते हैं। जो लिस्ट बॉक्स क्या होता है, तो इस बॉक्स में पूर्व निर्धारित विकल्पों की सूची रहती है, जिसमें से किसी एक को चुना जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स के दाईं ओर तीर का निशान ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को इंगित करता है। तीर को क्लिक कर नीचे विकल्पों की सूची देखी जा सकती है। विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करने से वह सूचना टेक्स्ट बॉक्स में चली जाती है। ठीक है, सीट टैब के बारे में समझते हैं। जो सीट टैब क्या होता है, तो किसी डायलॉग बॉक्स में कई विकल्प होने पर उन्हें अलग अलग पत्रों या सीट में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक सीट का एक टैब डायलॉग बॉक्स होता है, जिसे टाइटल बार के नीचे क्षैतिज पंक्ति में रखा जाता है। इन सीट में से किसी एक को ही एक बार में चुना जा सकता है। सक्रिय टैब सीट का बटन उभरा हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, चलिए स्पिन बॉक्स को समझते हैं क्या होता है हमारा स्पिन बॉक्स। तो ये छोटे बॉक्स है जिनमें संख्यात्मक सूचनाएं भरी जाती है। इनके दाईं ओर जो है तीर के निशान वाले 2 छोटे बटन होते हैं, जिन्हें क्लिक कर संख्यात्मक मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए डायलॉग बॉक्स को समझते हैं, सक्रिय करने के तरीके। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स को आखिर हम लोग किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है वह वांछित विकल्प पर माउस क्लिक करें या अल्ट के साथ विकल्प का रेखांकित अक्षर दबाएं या टैब बटन का विकल्प को चिन्हित कर इंटर दबाएं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर को बंद करना हम लोग सीखेंगे, जो कंप्यूटर को किस तरह से बंद किया जाता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं तो ये 4 ऑप्शन हमेशा आते हैं आपको, कहीं कहीं 5 भी आते हैं, कहीं कहीं 3 भी आते हैं, लेकिन आपको कम से कम टर्न ऑन, टर्न ऑफ, री स्टार्ट, ठीक है, स्टैंड बाय, ये 3-4 ऑप्शन तो
मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। कंप्यूटर को बंद करना, ठीक है, शटिंग डाउन इन कंप्यूटर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है, चल रहे कंप्यूटर को बंद करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा कंप्यूटर के खराब होने की संभावना बनी रहती है। स्टार्ट बटन को क्लिक करें, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में टर्न ऑफ कंप्यूटर विकल्प को क्लिक करें। टर्न ऑफ कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। टर्न ऑफ विकल्प को चुनें और उसके बाद कंप्यूटर स्वयं बंद हो जाता है। इसके बाद बिजली का स्विच बंद किया जा सकता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त प्रक्रिया के बगैर कंप्यूटर बंद करने से चालू फाइलें खराब हो सकती है तथा हार्ड डिस्क में त्रुटि आ सकती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विंडोज में सहायता लेना, यानी अगर विंडोज में हमको हेल्प लेना होगा तो किस तरह से हेल्प लेंगे। तो विंडोज के किसी प्रोग्राम में मेन्यू बार में हेल्प मेन्यू से या स्टैंडर्ड टूल बार पर हेल्प आइकन क्लिक कर सहायता ली जा सकती है। इसमें हम कॉन्टेक्स्ट या इंडेक्स के आधार पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में हम किसी प्रश्न के कुछ शब्दों को टाइप कर उससे संबंधित जानकारियों की सूची प्राप्त कर सकते हैं तथा उसके बारे में जान सकते हैं। व्हाट इज दिस? तो विकल्प द्वारा हम विंडो में स्थित किसी ऑब्जेक्ट, टूल या आइकन पर क्लिक कर उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी डायलॉग बॉक्स में टाइटल बार पर बने क्वेश्चन मार्क को क्लिक कर उसे डायलॉग बॉक्स के किसी विकल्प पर क्लिक करने से उस विकल्प से संबंधित संक्षिप्त जानकारी जो है प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए विंडोज टास्क मैनेजर को हम लोग समझते हैं। जो विंडोज टास्क मैनेजर क्या होता है? टास्क मैनेजर का यही हमारा जो है कुछ इस तरह का दिखता है हमारा टास्क मैनेजर, ठीक है। ये हमारा जो डिस्प्ले पे दिख रहा है इसी तरह का कुछ टास्क मैनेजर का फॉर्मेट रहता है। ये हमारा मिनिमाइज बटन हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्रॉस बटन हो गया। यहाँ फाइल ऑप्शन व्यू रहता है, इसमें बहुत सारा स्टार्टअप, यूजर डिटेल, सर्विस, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जो टास्क मैनेजर होता क्या है, ठीक है। तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की कार्यक्षमता उस पर वर्तमान में चल रहे कार्य, सीपीयू की उपयोग क्षमता, कंप्यूटर मेमोरी की स्थिति आदि की जानकारी देता है, ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटर की प्राथमिकता तय करने, चल रहे प्रोग्राम को बंद करने, कंप्यूटर शटडाउन या रीस्टार्ट करने में भी किया जाता है, ठीक है। विंडोज टास्क मैनेजर प्रोग्राम चालू करने के तरीके। तो टास्क बार पर टास्क मैनेजर सेलेक्ट करना या कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाना या कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन एक साथ दबाना, ठीक है। चलिए स्टैंड बाय के बारे में समझते हैं। जो स्टैंड बाय क्या होता है? तो यह विंडोज सॉफ्टवेयर का पावर मैनेजमेंट फीचर है। स्टैंड बाय मोड में कंप्यूटर कम ऊर्जा खपत करता है जिससे बिजली या बैटरी की बचत की जा सके। इसे स्लीप मोड भी कहा जाता है। स्टैंड बाय मोड कंप्यूटर को पुनः चालू करने पर डेस्कटॉप की पुरानी स्थिति बहाल करता है। इसमें हार्डवेयर, बाह्य उपकरणों यानी पेरिफेरल्स, मॉनिटर, हार्ड डिस्क आदि की सप्लाई बंद कर दी जाती है, ठीक है। पर मेमोरी को सप्लाई चालू रहता है ताकि इस मोड से बाहर आने पर डेस्कटॉप की पुरानी स्थिति बहाल हो सके, ठीक है। इस मोड में सूचना सेव नहीं की जाती है, अतः सप्लाई बंद हो जाने पर सूचना जो है नष्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है स्टैंड बाय मोड में जाने के तरीके। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस पे जाएंगे, पावर ऑप्शन पे जाएंगे, पावर स्कीम पे जाएंगे और सिस्टम स्टैंड बाय पे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट बटन पे जाएंगे, शट डाउन पे जाएंगे, स्टैंड बाय मोड पे चले जाएंगे। और तीसरा है हमारा पावर बटन दबाकर, ठीक है।
अगर कंप्यूटर कुछ देर के लिए निष्क्रिय पड़ा है और पावर स्कीम चालू है तो कंप्यूटर स्वयं ही स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। कीबोर्ड पर किसी भी बटन को दबाने से कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड से जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए हाइबरनेट को समझते हैं। हमारा हाइबरनेट क्या होता है? तो यह कंप्यूटर का पावर मैनेजमेंट फीचर है। इसमें कंप्यूटर सभी चालू फाइल व डॉक्यूमेंट सहित डेस्कटॉप को हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है तथा कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देता है ताकि बिजली या बैटरी की बचत की जा सके। जब कंप्यूटर को पुनः चालू किया जाता है तो फाइल, डॉक्यूमेंट तथा डेस्कटॉप वैसे ही खुलते हैं जैसे कंप्यूटर बंद होने से पहले था। ठीक है, स्टैंड बाय मोड में मेमोरी को सप्लाई जारी रहता है जबकि हाइबरनेट में कंप्यूटर की पूरी सप्लाई बंद कर दी जाती है। स्टैंड बाय मोड से वापस आने में अपेक्षाकृत जो है अधिक समय लगता है। ठीक है, अगर हाइबरनेशन जो है हमारा सक्रिय है यानी इनेबल है तो निर्धारित समय तक निष्क्रिय रहने के बाद कंप्यूटर स्वयं हाइबरनेट मोड में चला जाता है। ठीक है, हाइबरनेट सक्रिय करना, तो हाइबरनेट सक्रिय करने के लिए पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस में जाएंगे, उसके बाद पावर ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हाइबरनेट पे जाएंगे, फिर इनेबल हाइबरनेट पे जाएंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे, हमारा हाइबरनेट सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, चलिए विंडोज मीडिया प्लेयर को समझते हैं। जो विंडोज मीडिया प्लेयर क्या होता है? दोस्तों विंडोज मीडिया प्लेयर का कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर रहता है। जब भी आप अपने सिस्टम में खोलेंगे, लैपटॉप में या पीसी में, इस तरह का कुछ इसका दिखेगा। ठीक है, मीडिया का ये सब इसके कुछ ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो विंडोज मीडिया प्लेयर जो है यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर का डिजिटल मीडिया प्लेयर है जिसके द्वारा हम सरब यानी ऑडियो वीडियो प्रोग्राम चला सकते हैं या चित्र यानी कि इमेज देख सकते हैं। इसका प्रयोग संगीत सुनने तथा फिल्म देखने में किया जाता है। विंडोज मीडिया प्लेयर ऑडियो तथा वीडियो फाइल को कॉपी कर सकता है, सीडी पर उसे रिकॉर्ड कर सकता है तथा फाइलों को अपने प्लेलिस्ट से जोड़ सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विंडोज एक्सप्लोरर। तो यह फाइल तथा फोल्डरों के प्रबंधन वाला एक प्रोग्राम है। यह फाइल तथा फोल्डरों को ढांचा यानी चित्र के रूप में व्यवस्थित करता है तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, कॉपी करने आदि की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज एक्सप्लोरर मेमोरी में फाइल या फोल्डर को व्यवस्थित करने की हायरार्की या क्रम दिखाता है तथा एक फाइल से दूसरे फाइल तक जाना आसान बनाता है। एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर के आइकन पर डबल क्लिक कर उसका विषय यानी कंटेंट जो है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रूट डायरेक्टरी को समझते हैं। जो रूट डायरेक्टरी क्या होता है? तो कंप्यूटर में फाइल तथा फोल्डर को स्टोर करने तथा प्रबंधन में प्रयुक्त अनुक्रम या उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की रूट डायरेक्टरी कहलाता है। ठीक है, यह स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर होता है। रूट डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी फाइल तथा फोल्डर हो सकते हैं। रूट डायरेक्टरी उल्टे पैर के समान है जहां आरंभ रूट से होता है, अतः इस हायरार्की को ट्री फाइल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर को समझते हैं। जो विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है? तो आइकन को डबल क्लिक करने पर एक्सप्लोरर विंडो खुलता है। इसके दो भाग होते हैं, बायां भाग ट्री पेन तथा दायां भाग कंटेंट पेन कहलाता है। ठीक है, ट्री पेन में प्लस चिन्ह बनता है, बताता है कि इसके अंदर कुछ अन्य फोल्डर या सब फोल्डर मौजूद हैं। प्लस चिन्ह पर क्लिक करने से सभी विकल्प दिखाई देते हैं तथा यह चिन्ह बदलकर माइनस का हो जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एक्सप्लोरर विंडो में माई कंप्यूटर आइकन पर दायां क्लिक करके प्राप्त मेन्यू में से एक्सप्लोरर विकल्प क्लिक कर भी खोला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइल के गुणों को देखना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, जो फाइल के गुणों को किस तरह से देखा जाता है। तो फाइल या फोल्डर आइकन पर दायां क्लिक करें, मेन्यू में से प्रॉपर्टीज विकल्प को क्लिक करें,
प्रॉपर्टी शीट दिखाई देता है जिसमें फाइल के गुणों यानी एट्रीब्यूट्स में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये एड्रेस बार होता है, ये सर्च बार होता है, ये नेविगेशन की होता है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड अप बटन होता है। ठीक है, इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है। चलिए रीड ओनली को समझते हैं। रीड ओनली क्या होता है? तो इस विकल्प को टिक करने से फाइल को केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हिडन मतलब, चलिए हिडन को समझते हैं। तो इस विकल्प को चेक यानी टिक करने से फाइल एक्सप्लोरर में दिखाई नहीं देता। ठीक है, किसी मेमोरी डिवाइस की प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स उस मेमोरी की फुल स्टोरेज क्षमता यानी कैपेसिटी, प्रयोग किया गया स्थान यानी यूज्ड स्पेस तथा खाली स्थान फ्री स्पेस दर्शाता है। ठीक है, फाइल व फोल्डर देखना, व्यूइंग फाइल एंड फोल्डर। तो एक्सप्लोरर विंडोज में फाइल व फोल्डर देखने व व्यवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है थंबनेल्स। फाइल में स्थित डाटा के प्रकार के आधार पर आइकन दर्शाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वह आइकन, फाइल व फोल्डर को आइकन के रूप में दर्शाता है। आइकन के नीचे फाइल का नाम भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिस्ट, फाइल व फोल्डर का लिस्ट दिखलाता है जिसके साथ छोटे आइकन भी बने होते हैं। टाइटल्स को समझते हैं, फाइल व फोल्डर को आइकन के रूप में दर्शाता है। और डिटेल्स में हम लोग फाइल का विस्तृत विवरण जैसे नाम, प्रकार, आकार, अंतिम परिवर्तन का दिन यानी नेम, टाइप, साइज, डेट, लास्ट मॉडिफाई, ये सभी बताता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कीबोर्ड को माउस की तरह प्रयोग करना सीखेंगे अब हम लोग। तो कीबोर्ड के एरो की या न्यूमेरिक पैड को माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे सक्रिय करने का तरीका है, पहले स्टार्ट बटन पे जाए, फिर कंट्रोल पैनल पे जाएं, फिर वहां से एक्सेसिबिलिटी पे जाएं। ठीक है, वहां से माउस पे जाएं, उसके बाद यूज माउस की पे जाएं, वहां से अप्लाई कर दें। आपका कीबोर्ड जो है वह माउस की तरह कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस को कीबोर्ड की तरह प्रयोग करना सीखेंगे अब हम लोग। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग कर माउस का उपयोग कीबोर्ड की तरह किया जा सकता है। इसमें स्क्रीन पर माउस की प्रतिलिपि दिखाई देती है जिसके बटनों को माउस द्वारा दबाया जाता है। ठीक है, चलिए माउस के गुणों में परिवर्तन करना हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। जब भी हम लोग माउस का कुछ प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो इस तरह से उसका कुछ डिस्प्ले खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका सिंबल रहेगा, यहाँ पे बटन रहेगा, यहाँ पे पॉइंटर रहेगा, यहाँ पे व्हील रहेगा, हार्डवेयर रहेगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ ऑप्शन रहता है। ठीक है, इसकी स्पीड को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो ये जो ब्लू बटन आपको दिखता है इसको इधर खींचेंगे, और अगर स्पीड हाई करना है तो स्पीड को इधर खींचेंगे। ठीक है, ये फास्ट हो जाएगा। चलिए इसके समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो माउस के गुणों में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट मेनू में जाना होगा, वहां से सेटिंग में जाना होगा, वहां से कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां से माउस प्रॉपर्टीज से माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोलकर माउस की सेटिंग की जाती है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स के विभिन्न टैब होते हैं जैसे बटन, माउस बटन को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से बदलना है, डबल क्लिक का स्पीड निर्धारित आदि। ठीक है, ये बटन से हो जाता है। पॉइंटर जो है हमारा, माउस पॉइंटर के स्वरूप यानी साइज, कलर एंड शेप निर्धारित करना। पॉइंटर ऑप्शन जो है हमारा माउस पॉइंटर के स्पीड आदि का जो है निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को समझते हैं। जो क्या होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स? तो डेस्कटॉप पर खाली जगह राइट क्लिक करें। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से प्रॉपर्टीज विकल्प को चुनें, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के कुछ मुख्य टैब है, जिसमें हमारा पहला है थीम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा डेस्कटॉप है, कुछ इस तरह का इसका स्क्रीन रहता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स का।
उसके बाद स्क्रीन सेवर रहता है, अपीयरेंस रहता है, सेटिंग रहता है, इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग थीम्स को समझेंगे। जो थीम्स क्या है, तो इसमें पूर्व निर्धारित विकल्पों की सूची रहती है जिसे चुनकर हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, आवाज, आइकन आदि के निर्धारित सेट को कंप्यूटर पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है डेस्कटॉप। चलिए डेस्कटॉप को समझते हैं। तो इसमें हम वांछित डेस्कटॉप बैकग्राउंड का चयन कर सकते हैं। बैकग्राउंड का एक प्रीव्यू भी इस डायलॉग बॉक्स में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन सेवर के बारे में हम लोग समझते हैं। जो वो क्या होता है, तो कंप्यूटर पर निर्धारित समय तक कोई कार्य नहीं करने पर मॉनिटर पर एक चयनित चित्रित प्रोग्राम चलने लगता है जिसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है। इस टैब में हम स्क्रीन सेवर चुन सकते हैं, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, स्क्रीन सेवर चलने का समय निर्धारित कर सकते हैं तथा मॉनिटर का पावर सेटिंग जो है तय कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड या माउस के किसी बटन को दबाने पर स्क्रीन सेवर बंद हो जाता है तथा डेस्कटॉप दिखाई देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं अपीयरेंस क्या होता है। तो इस टैब द्वारा हम मॉनिटर पर विंडोज के दिखाई देने के तरीके तथा आइकन के आकार आदि को चुन सकते हैं। इससे विंडो के अंगों तथा डेस्कटॉप के रंग व स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सेटिंग को समझते हैं। तो इस टैब द्वारा विंडो में रंगों की संख्या, डिस्प्ले की तीव्रता तथा अक्षरों के स्वरूप यानी फॉन्ट को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क बार में परिवर्तन करना समझते हैं। ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये हमारा कुछ इस तरह का टास्क बार का जो है ये डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसमें टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, टूल बार, इस तरह का लॉक एंड टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे। चलिए इसको समझते हैं टास्क बार में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। तो विंडोज टास्क बार खुले हुए प्रोग्रामों तक पहुंचने का आसान तरीका है। टास्क बार के स्वरूप में परिवर्तन के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करें, उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग विकल्प चुनें। ठीक है, उसके बाद कैस्केडिंग मेन्यू में से टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू विकल्प को क्लिक करें। टास्क बार प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। टास्क बार ओपन बाय टैब क्लिक करें। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को स्टार्ट मेन्यू के सेटिंग कंट्रोल पैनल से भी खोला जा सकता है। डायलॉग बॉक्स में किसी परिवर्तन को लागू करने के लिए अप्लाई और ओके बटन दबाना होता है। ठीक है, इसमें उपलब्ध बटन जो है विकल्प होते हैं, वह है पहला हमारा लॉक द टास्क बार। टास्क बार को उसके वर्तमान स्थान से हटाया नहीं जा सकता। इसे चेक यानी टिक करने पर टूल बार की वर्तमान स्थिति व आकार में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऑटो हाइड द टास्क बार। ठीक है, तो इसे चेक करने पर टास्क बार उपयोग न होने पर छिप जाता है तथा माउस पॉइंटर के आने पर दिखाई देता है। ठीक है, कीप द टास्क बार ऑन टॉप ऑफ अदर विंडोज। इसे चेक यानी टिक करने पर टास्क बार हमेशा दिखाई देता है। शो द क्लॉक। इसे चेक यानी टिक करने पर टास्क बार जो है डिजिटल घड़ी समय दर्शाती रहती है। घड़ी को डबल क्लिक कर दिन व समय बदला जा सकता है। ठीक है, हाइड इनएक्टिव आइकन के बारे में समझते हैं। तो इसे चेक करने पर टास्क बार पर स्थित प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, नहीं लिए जा रहे आइकन छुप जाते हैं ताकि टास्क बार साफ दिखाई दे। ठीक है, चलिए विंडोज प्रोग्राम में कार्य करना हम लोग समझते हैं, जो किस तरह से विंडोज प्रोग्राम में कार्य कर सकते हैं। तो नया फोल्डर बनाना, तो नया फोल्डर बनाने के लिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारा खुलेगा जब भी राइट क्लिक करेंगे तो, और यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं नया, ये जो हमारा है। चलिए इसको समझते हैं। तो नया फोल्डर बनाने के लिए हमको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना होगा, फिर मेन्यू में न्यू विकल्प को चुनना होगा। अगले मेन्यू में फोल्डर विकल्प को क्लिक करें, जो हमने अभी बताया है ये फोल्डर। डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर आइकन दिखेगा। मेन्यू बार में फाइल न्यू फोल्डर चुनकर भी नया फोल्डर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया डॉक्यूमेंट कैसे खोलेंगे उसको हम लोग समझते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट।
तो सबसे पहले मेन्यू बार पर फाइल, उसके बाद जो न्यू, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, या स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू डॉक्यूमेंट आइकन पर क्लिक करें, या स्टैंडर्ड स्टार्ट प्रोग्राम में से निर्धारित प्रोग्राम चुनें। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा पुराना डॉक्यूमेंट खोलना, ओपन एन ओल्ड डॉक्यूमेंट। तो डिस्क में पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जो है फाइल, फिर ओपन पर क्लिक करें, फिर फाइल के नाम पर क्लिक करें, या स्टैंडर्ड टूल बार पर ओपन आइकन क्लिक करें। ठीक है, फिर फाइल के नाम पर क्लिक करें, इससे जो है हमारा पुराना डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यानी सेव द डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग इस तरह के डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। जब भी हम लोग सेव करेंगे तो इस तरह का हमारा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग किस जगह पे सेव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो माई कंप्यूटर में सेव करना है या डेस्कटॉप में या जहाँ भी, और यहाँ पे हम लोग फाइल नेम दे देंगे, और यहाँ पे तो सेव एज टाइप ऑटोमेटिक आ ही जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं डॉक्यूमेंट सेव करना। तो पहले से ही सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को परिवर्तन के बाद पुनः सेव करने के लिए मेन्यू बार पर फाइल मेन्यू में फाइल सेव पर क्लिक करें, या स्टैंडर्ड टूल बार पर सेव आइकन पर क्लिक करें। किसी नए डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट बार पर जो है फाइल और सेव एज चुनें। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फाइल नेम में फाइल का नाम डालें, सेव बटन पर क्लिक करें। ठीक है, मेमोरी में पहले से सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट या फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए भी सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी फाइल में कुछ परिवर्तन करने के बाद उसे क्लोज करने पर डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, कुछ इस तरह का जो है लिखा आएगा। ठीक है, के प्रश्न के साथ एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, इस तरह का जो आप लोग को सेव करना है या सेव नहीं करना है या कैंसिल करना है, तो इसमें यस विकल्प जो है चुनकर हम डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइल या फोल्डर का नाम बदलना हम लोग सीखेंगे अब। तो रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, तो पहले से सेव किए गए किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना जो है रीनेमिंग कहलाता है। फाइल या फोल्डर आइकन पर माउस से राइट क्लिक करें। दूसरा है ड्रॉप डाउन मेन्यू से रीनेम विकल्प चुनें, पुराना नाम चुना हुआ दिखाई देगा। तीसरा है नया नाम टाइप करें तथा इंटर बटन दबाएं। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्य को हम लोग समझते हैं। कोई फाइल नाम डाले बिना डॉक्यूमेंट को सेव करने पर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट के पहले कुछ शब्दों को फाइल नाम के रूप में स्वतः ही चुन लेता है। ठीक है, चलिए फाइल तथा फोल्डर ढूंढना हम लोग सीखेंगे, तो किस तरह से फाइल और फोल्डर को ढूंढा जाता है। इस तरह का डिस्प्ले पे जो देख रहे हैं इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। चलिए इसको समझते हैं। स्टार्ट मेनू में स्टार्ट, फिर सर्च पे और फिर फाइल और फोल्डर विकल्प को चुनेंगे। सर्च डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सर्च डायलॉग बॉक्स में फाइल का प्रकार यानी पिक्चर एंड फोटो, म्यूजिक, वीडियो, फाइल का नाम या फाइल में स्थित किसी शब्द, वर्ड और फ्रेज डालकर सर्च टैब दबाने पर यह वांछित फाइल खोजकर उसे दर्शाता है। ठीक है, इसमें सर्च किए जाने वाले मेमोरी के स्थान का चयन कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर में दिन व समय बदलना, तो कंप्यूटर में हम लोग किस तरह से दिन व समय बदलते हैं उसको हम लोग समझेंगे, और इस तरह का कुछ हमारा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जब भी हम लोग डेट एंड टाइम बदलेंगे तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारे डिस्प्ले पे आएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो विंडोज प्रोग्राम में घड़ी का समय टास्क बार के दाएं कोने में दिखाई देता है। इस पर माउस पॉइंटर ले जाने से दिन या तिथि दिखाई पड़ता है। दिन, तिथि व समय में परिवर्तन डेट टाइम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स से किया जा सकता है। ठीक है, डेट टाइम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स लाने के लिए जो है सबसे पहले हमें टास्क बार पर समय को डबल क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट सेटिंग, उसके बाद कंट्रोल पैनल, उसके बाद डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि विंडोज में किसी मेन्यू को
एक्सप्लोर करने पर तीर का 2 निशान यह बतलाता है कि मेन्यू में अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। ठीक है, चलिए पेज सेटअप के बारे में समझते हैं। जो पेज सेटअप क्या होता है, ठीक है, तो विंडोज सॉफ्टवेयर में किसी डॉक्यूमेंट में पेपर के आकार यानी साइज, विन्यास यानी लेआउट तथा मार्जिन आदि को निर्धारित करने के लिए इस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेन्यू बार पर फाइल, फिर उसके बाद पेज सेटअप चुनकर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मार्जिन को समझते हैं। इसमें पेपर के चारों ओर के मार्जिन हेडर, फुटर तथा गटर के मार्जिन निर्धारित करते हैं। ठीक है, टॉप, बटन, लेफ्ट और राइट मार्जिन क्रमशः पेज के ऊपर, नीचे, बाएं तथा दाएं भाग में खाली स्थान की मात्रा सेंटीमीटर में निर्धारित करता है। गटर मार्जिन पेज की बाइंडिंग साइज में अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। यह पेज के नॉर्मल व्यू में मल्टीपल पेज के लिए प्रभावी होता है। मिरर मार्जिन में एक पेज का लेफ्ट मार्जिन दूसरे पेज का राइट मार्जिन बन जाता है। ठीक है, चलिए पेपर साइज के बारे में समझते हैं। जो पेपर साइज क्या होता है, तो इससे पेपर का आकार यानी साइज तथा ओरिएंटेशन जो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप निर्धारित करते हैं। पोर्ट्रेट में पेज का मार्जिन लंबाई की तरफ होता है, जबकि लैंडस्केप में पेज का मार्जिन चौड़ाई की तरफ होता है। ठीक है, पेपर सोर्स को समझते हैं। पेपर सोर्स क्या होता है, तो इसमें प्रिंट के समय पेपर प्राप्त करने का स्थान व तरीका जो है वह निर्धारित करते हैं। लेआउट क्या है, तो यह पेपर का लेआउट तय करता है। ठीक है, चलिए प्रिंट प्रीव्यू करना हम लोग देखेंगे। अब जो प्रिंट प्रीव्यू किस तरह से होता है, तो प्रिंट देने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए इस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मेन्यू बार के फाइल मेन्यू में प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करें। प्रीव्यू विंडो खुलेगा जो यह दिखाता है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट किए जाने पर कैसा दिखेगा। इसे स्टैंडर्ड टूल बार पर प्रिंट प्रीव्यू आइकन पर क्लिक कर भी खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करना सीखेंगे। इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट जब भी हम लोग करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो फाइल मेन्यू में प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर या टूल बार पर प्रिंट आइकन पर क्लिक कर या कीबोर्ड पर कंट्रोल पी शॉर्टकट कमांड द्वारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है। ठीक है, इसमें उपलब्ध विकल्प होते हैं। पहला प्रिंटर का, तो इसमें प्रिंटर का प्रकार तथा उसकी प्रॉपर्टीज निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद पेज रेंज निर्धारित किया जाता है, जो इसमें रेडियो बटन में से किसी एक का चयन कर, ठीक है, सकते हैं। इसमें उपलब्ध विकल्प है ऑल करेंट सेक्शन तथा पेज, जिसमें से किसी एक का चयन जो है किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ऑल में देखते हैं क्या रहता है। तो ऑल जो है पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट देता है। करेंट पेज में हम लोग वर्तमान में दिखाई दे रहे पेज का प्रिंट देता है। सिलेक्शन में सिलेक्शन किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का प्रिंट देता है। पेज में इस विकल्प को चुनने पर डॉक्यूमेंट की पेज संख्या दी जाती है तथा उसका प्रिंट लिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज में इसमें प्रिंट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट के कॉपी की संख्या निर्धारित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। जो विंडोज एसेसरीज क्या होता है, तो पहला है नोटपैड। ठीक है, यह एक टेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें शीघ्रता से टेक्स्ट फाइल तैयार किया जा सकता है, पर इसमें फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी अन्य प्रोग्राम के साथ छोटी आवश्यक सूचना रखने के लिए किया जाता है। वर्डपैड को समझते हैं क्या होता है, तो यह एक टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम है जिसमें टेक्स्ट आधारित सूचना टाइप की जाती सकती है तथा उसे फॉर्मेट भी किया जा सकता है। ठीक है, पेंट के बारे में समझते हैं। तो इसकी सहायता से माउस द्वारा रंग बिरंगे चित्र बनाए जा सकते हैं। कॉपी किए गए चित्र को पेस्ट किया जा सकता है तथा उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसमें चित्र के साथ टेक्स्ट व डिजाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर समझते हैं। तो इसका प्रयोग साधारणतः या वैज्ञानिक कैलकुलेटर की तरह ही
किया जाता है। ठीक है, चलिए कैरेक्टर मैप को समझते हैं। जो कैरेक्टर मैप क्या होता है, तो इसमें पूर्व निर्धारित कैरेक्टर के समूह में से एक या अधिक विशेष कैरेक्टर का उपयोग विंडो के किसी अन्य प्रोग्राम में किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड, तो यह विंडो सॉफ्टवेयर की एक अवस्था है जिसके माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट यानी अक्षर, शब्द, पैराग्राफ, रेखाचित्र, टेबल आदि को कट या कॉपी कर अस्थायी तौर पर रखा जाता है तथा इसका उपयोग उसी या किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्लिपबोर्ड में रखे गए ऑब्जेक्ट को कई बार तथा कई स्थानों पर पेस्ट किया जा सकता है। वर्तमान प्रोग्राम बंद कर देने पर क्लिपबोर्ड खाली हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के काफी महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक है, जिसको हम लोगों ने समझा, जाना, जो किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, और उन सारे टॉपिकों का हम लोगों ने एक एक जो भी टॉपिक है सबका ऑपरेशन हम लोगों ने किया है। ठीक है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका हम लोगों ने बगैर ऑपरेशन किया हुआ आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, मतलब एक एक प्रश्न पर हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया है, जाना है उसको, जो किस तरह से उसका काम रहता है। ठीक है, और आगे भी हम लोग इसी तरह से समझते रहेंगे जो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चैप्टर नंबर 16, वो हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिकों को अच्छे से समझ के जाएं। ठीक है, पढ़ के जाएं, बार बार पढ़ें, एक बार में समझ ना आए तो, क्योंकि अगर एग्जाम में दिक्कत हो गया तो फिर आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसलिए अच्छे से पढ़ के जाएं एग्जाम में, ताकि वहां दिक्कत न हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।